हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बीइंग अ फैकल्टी या बीइंग अ टीचर कुछ शब्दों का यूज़ करना कभी ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द तो हम आपसे यहाँ पर कह ही सकते हैं। अक्सर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ही आँख दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या हमको जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान 1947 में बना और दो हिस्सों में ये बँट गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सरकारों का आतंक आप सबको पता है, और इसी की बुनियाद पर 1971 में एक नए स्वतंत्र देश का नामकरण हुआ, एक नए स्वतंत्र देश का जन्म हुआ जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हालांकि बांग्लादेश अभी इस्लामिक स्टेट के तौर पर जाना जाता है, बट इतिहासकार कहते हैं कि 700 AD के आसपास ये बुद्धिज्म और हिंदुज्म बहुल एरिया हुआ करता था, और धीरे धीरे जब फॉरेन इन्वेजन हुए, विदेशी आक्रांता आए, तो यहाँ पर धीरे धीरे इस्लामीकरण बढ़ना शुरू हुआ। जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भारत को बांटने की कोशिश की, तो दो तबकों में डिवाइड करना शुरू कर दिया धर्म के आधार पर, और उसकी नींव हम लोग देखते हैं कि 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका बांग्लादेश में, जो उस समय पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, आज का बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश ने या इस पूर्वी बंगाल ने आधारशिला रखी भारत के बंटवारे की। यहीं पर मुस्लिम लीग बड़ी, पनपी, और कहीं ना कहीं यही आगे जाके एक विरोधाभास का कारण बना। एक देश दो धर्मों में डिवाइड हुआ। आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, और पाकिस्तान जिस मानसिकता के साथ आज़ाद हुआ था वो मानसिकता हमको हमेशा देखने को मिली, और उसी का परिणाम पूर्वी बांग्लादेश में लगातार अत्याचार, शोषण, आर्मी का हमने बहुत देखा। महिलाओं और बच्चों को हमेशा उनका शिकार बनाया गया। 1970s में ये हालत बहुत ख़राब हो जाती है जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में सीटें ज़्यादा मिलती हैं जो शेख मुजीब रहमान हैं उनकी पार्टी को, और पश्चिमी पाकिस्तान में सीटें कम मिलती हैं। उसके बाद भी सरकार पश्चिमी पाकिस्तान से बनती है पाकिस्तान की, और अत्याचार बहुत बढ़ जाता है। उस समय भारत के इंटरवेंशन से, भारत के सहयोग से मुक्त वाहिनी सेना का नाम आपने सुना होगा, सैम जनरल मैनिक्सो का नाम आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी। भारत के अथक प्रयासों से बांग्लादेश का जन्म हुआ, और ये बांग्लादेश ने बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक भारत का शुक्रगुजार रहा और हमेशा हमारा धन्यवाद करते रहे। शेख हसीना जब तक PM थी, जब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर चाइना के इंटरवेंशन या इंटरनेशनल प्रेशर या इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण, या जो पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बन गया, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण सरकार बदलती है। और अभी की जो सरकार है, आप सब लोग जानते हैं, ऐसे लोगों के नाम लेना भी मुझे ठीक नहीं लगता है, इनका जो रुझान है या तो वो चाइना की तरफ है। और अभी दूसरी घटना हमको देखने को मिली है। घटना क्या देखने को मिली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक बैठक हुई है, आर्थिक मुद्दों पर एक बैठक हुई है, और पाकिस्तान ने कराची पोर्ट ऑफर किया है बांग्लादेश को यूज़ करने के लिए। क्यों किया है, उसके पीछे के कारण को भी समझिए। भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश में गतिविधि हो रही है, भारत विरोधी या चाइना के तरफ रुझान हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके कारण बांग्लादेश से जो व्यापारिक रिश्ते हैं लगभग इनको खत्म ही कर दिया है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कराची पोर्ट का ऑफ़र किया है, क्योंकि बांग्लादेश का जो ट्रेड होता है वो इंडिया के पोर्ट से होता है। भारत उसका माल आता है और भारत के थ्रू फिर दुनिया में जहाँ भी उसके सामान को जाना होता है। लेकिन अभी की जो सरकार है भारत विरोधी सुर की दिखाई देती है, और इसी कारण बांग्लादेश से जो ट्रेड रिश्ते हैं वो टेंशन में चल रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान ने कराची पोर्ट ऑफर किया है कि भाई आप आओ, कराची से हमारे यहाँ से आप ट्रेड करना शुरू करो। अब आप इस पूरे क्लाइमेक्स को समझ गए होंगे कि अभी चल क्या रहा है। एक समय जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब वो एक दूसरे के हितैषी बनने जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की चाल है बांग्लादेश को फिर से कैप्चर करने की, बांग्लादेश में घुसने की? क्या ये चाइना की चाल है पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ लाने की, ताकि भारत, अभी चाइना और पाकिस्तान के दो फ्रंट पे हम लड़ते ही लड़ते हैं, एक फ्रंट और फिर से क्या इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइएगा कि जब, किस तारीख को जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का आज़ाद हुआ था या बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था?
और भारत की तरफ से जो सेना है उस सेना का क्या नाम था जो हमने मिशन के लिए बांग्लादेश में भेजी हुई थी, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम जनरल स्टडीज़ जियोपॉलिटिक्स के ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट आपसे डिस्कस करते हैं। अभी ये छुटकू सा बांग्लादेश आप देख लीजिए, ये हैं बांग्लादेश के प्रमुख। इन भाई साहब का नाम लेना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जैसे ये दिखते हैं वैसा ही इनका नाम है, जिसको लेकर क्यों हम अपने आप को ख़राब करें। और दूसरी तरफ तो आपको पता ही है कि कौन बैठे हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े मांगने वाले देश के प्रमुख बैठे हुए हैं। इनका नाम भी लेना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से नज़दीक आ रहे हैं। इस पूरे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, सवालों के जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ PDF एंड ऑल आपको मिल जाएंगे, जो भी अपडेट आपको चाहिए सारी कहानी आपके यहाँ मिल जाएगी। ये है कराची पोर्ट। आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है। ये ग्वादर पोर्ट अक्सर चर्चा में रहता है, क्यों रहता है आप ये भी मुझे बताइएगा। कराची, ये कराची पोर्ट है। ये भारत, मतलब आज़ादी से पहले भारत इसको यूज़ करता था, और ये एक टाइडल बंदरगाह है, एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह है, और आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। तो अब इसका ऑफ़र ये कर रहा है पाकिस्तान कि आप यहाँ से अपना ट्रेड करो, हम हेल्प करेंगे आपके सामान को भेजने में, ठीक है। और ये अरेबियन सी में अवस्थित है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेड रूट है ये, और अब पाकिस्तान कह रहा है आप हमारे पास आओ, यहाँ से अपना व्यापार को। इन मूर्खों के समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश कहाँ अवस्थित है। बांग्लादेश पहले कराची अपने सामान को भेजेगा, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तरीका क्या है, तरीका यही है कि या तो वो स्थलीय मार्ग से भारत के द्वारा सामान को भेजे फिर कराची पहुँचे, या वो कराची से सामान लेके पहले इंडियन ओशियन को पूरा पार करते हुए कहाँ पहुँचे, कराची, और कराची से फिर ये पाकिस्तान भेजेगा कहीं और। तो इतना ही आसान अगर है बांग्लादेश के लिए व्यापार करना, तो वो खुद से ही नहीं कर लेता क्या। भारत से देखो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो या भूटान हो, इंडिया से टेढ़े चलकर या इंडिया से रिश्ते खराब करके आप अपना भला नहीं कर सकते। हमारी नीति, हमारी पॉलिसी हमेशा पीस की रही है। आप सोचिए कि अगर हम चाहें, जिस दिन भारत चाहे उस दिन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है। लेकिन अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है, कोई गलतफहमी होती है कि भारत के पास में रहकर, भारत से मदद लेकर हम एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, या ऐसे एलिमेंट को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, तो ये सही नहीं है। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं देखा जाएगा। जो भी संभव स्टेप्स जरूरी हैं, फिर हम उनको जरूर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश बहुत हद तक डिपेंड करता है भारत पर हर तरीके के ट्रेड के लिए। चाइना से व्यापार करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब चाइना ये तो नहीं करेगा कि वहाँ से सामान लेके आएगा, पहले आपको देगा, फिर आपके यहाँ से सामान लेके जाएगा, फिर अपने यहाँ पे लेके जाएगा, इतना तो नहीं करेगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मैं मान सकता हूँ, इनिशियली कर सकता है, लेकिन कब तक करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बांग्लादेश को सीखना चाहिए कि जिस भारत ने आपको आज़ाद कराया, आपको स्वतंत्रता दिलाई, उसके साथ रिश्ते खराब करके क्या ही मिल रहा है। और लालच हमेशा खराब होता है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका ने भी यही करके देखा था, श्रीलंका को किसके पास आना पड़ा, भारत के पास। नेपाल ने भी यही करके देखा था, नेपाल में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, किसके पास आना पड़ा, भारत के पास। भूटान ने भी आंख दिखाने की कोशिश की थी, किसके पास आना पड़ा, भारत के पास। जब आपका अच्छा बुरा सब कुछ भारत से ही जुड़ा हुआ है, तो भारत को क्यों आंख दिखानी है, क्यों भारत से बैर आपको पालना है। खैर, देर सवेर कभी तो उनको समझ में आएगा ही आएगा। तो मुद्दा ये है, कराची पोर्ट के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ये समिट हुई है, बांग्लादेश पाकिस्तान ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन की 9th मीटिंग हुई है, और ये 27 अक्टूबर 2025 को हुई है, आफ्टर 20 ईयर्स। अब ये लोग आपस में आर्थिक रिश्तों को बनाने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान से रिश्ते उन्होंने बेहतर कर लिए। पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। कहाँ आर्मी थोड़ी डिप्लॉय करेगा, अपने आतंकवादी संगठन डिप्लॉय करेगा। और पता चला कि आने वाले 2-3 साल में बांग्लादेश पूरी तरीके से आतंकवादियों का ठिकाना बन गया है। और हम लोग सुन रहे हैं कि आने वाले 5 साल बाद पाकिस्तान का फिर से विस्तार हो गया और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश राही नहीं है नक्शे में, ये भी इनको देखने को मिल सकता है। मतलब सांप की नेवले से दोस्ती अच्छी नहीं है। जिस दिन नेवला अपना रंग दिखाएगा, उस दिन सांप अपने आप को कितना भी जहरीला क्यों ना समझे, उसको ख़त्म करके रख ही देगा। तो ये आफ्टर 20 ईयर ये मीटिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को पुनर्बहाल कराने वाले भी हम ही हैं। 1974 में भारत ने ही एक मीटिंग कराई थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को पुनर्बहाल कराया गया था। 1971 के बाद से खराब हुए थे, खराब तो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। अब हमको ये आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कौन से दिन में सपने देख रहे हैं। ठीक है भाई, ये है आपका बांग्लादेश। आप सोचिए, यहाँ पे बसा हुआ है, पूरी तरह तो भारत से घिरा हुआ है।
अब अगर इसको चाइना से व्यापार करना है तो भी यहाँ से जाके इधर चाइना के पास जाना पड़ेगा। मान लो पाकिस्तान ने इनको कराची पोर्ट दे भी दिया, यहाँ से आप कराची पोर्ट को यूज़ कर भी लेंगे, मान लेते हैं मैंने, तो भाई कराची जाने के तरीके ही आपके पास दो हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से जाओ इधर से, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से पहले अपनी पूरे माल को इधर से निकालो इधर से, और फिर उसको यहाँ पहुँचाओ, और उसके बाद फिर आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचाओ। ये कितना कॉस्टली पड़ेगा, कितना हैवी पड़ेगा? क्या बांग्लादेश इसको सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसकी कॉस्ट बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बांग्लादेश जो टेढ़ा चलने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको समझना चाहिए कि बांग्लादेश को अपनी ग्रोथ से मतलब होना चाहिए। दुनिया के देश तो देखो भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते ही करते हैं हर किसी को, क्योंकि सबको पता है कि भारत में पोटेंशियल है। अगर इसको फ्री छोड़ दिया गया सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए, तो ये कब सबको सरपास करके चला जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये पाकिस्तान प्रायोजित जो घटनाएं हैं ये पाकिस्तान की नहीं है, इनको पनाह या इनको सह देने वाले देशों को आप लोग जानते हैं। चाइना के साथ भी दिक्कत यही है, चाइना को ये लगता है कि भाई हम तो एशिया का सुपर पावर हम ही हैं। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया तो सीधी सी बात है आज के समय पर वही पावरफुल माना जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग का हब होता है, तो ये हमको सरपास करके चला जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो, एक तरफ पूरी दुनिया इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती अपनी दादागिरी दिखाने को लगा हुआ है। अभी समय क्या है? अभी समय है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, उसकी जो जबरदस्ती की दादागिरी है उसको काउंटर करना चाहिए। लेकिन रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आसियान, सार्क, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंपॉर्टेंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी पूरी जो पावर है उसको रिस्टोर कर सकते हैं और रीजनलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश जैसे देश उलझे हुए हैं अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को फुलफिल करने में, छोटे से पैसे के लालच में भड़कने में और पूरे एशिया के हालात को ख़राब करने में। तो एकजुट होकर पूरी दुनिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये तो नहीं चाहते भाई। इनको तो अभी इलाज करवाना है कि भाई अभी हमको परेशान करो, अभी हमको सिखाओ कि भारत क्या है। लेकिन इंडिया की अभी जो सोच है वो अलग है, हमको इकोनॉमी अपनी मजबूत करनी है और इकोनॉमी मजबूत करने के लिए हमको कोई ऐसी टेंशन नहीं पालनी है। हाँ, लेकिन जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? एक तो चाइना का जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में ये बढ़ सकता है। पाकिस्तान कोशिश करेगा बांग्लादेश पहुंचने की, ये यहाँ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि एक ये वाला फ्रंट, एक चाइना वाला फ्रंट, एक बांग्लादेश वाला 3 फ्रंट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। फिर और थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमको फेस करनी पड़ेंगी, फिर हमको और बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा और आतंकवादी घटनाएं हमको देखने को मिल सकती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक और थ्रेट हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे नज़र आती है जो मुझको दिखती है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश को समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पाकिस्तान की एंट्री हुई तो फिर बांग्लादेश तबाह। एक बात ध्यान रखिए, फिर यहाँ ना सरकार बचेंगी ना यहाँ व्यवस्थाएं बचेंगी, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आतंक, और जो सबसे पहले तबाह करेगा बांग्लादेश को ही। राइट, अब देखो, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपनी कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच सोमवार को ढाका में हुई पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन JEC की नवी बैठक में रखा गया। यह बैठक करीब 20 साल बाद हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक आसान पहुंच दिला सकता है, हमने माना, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेगा उसका विकल्प को बताओ भाई। क्या आप इतने कैपेबल हो कि पहले जाओगे बांग्लादेश, वहाँ से सामान लेके आओगे बांग्लादेश का, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचाओगे, फिर इंटरनेशनल मार्केट से सामान लेके आओगे, उसको फिर बांग्लादेश पहुँचाओगे और आप पहुँचाते रहोगे, सब देखते रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी इतने कैपेबल नहीं है, ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। बट खैर ठीक है, दिन में सपने देखना अच्छी बात है। भारत सरकार ने, अच्छा ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे कारण समझो। 8 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी करके बांग्लादेश को तीसरे निर्यात के लिए भारत की जमीन से सामान गुजारने, ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी थी। जैसे अभी जो बांग्लादेश है वो ट्रांसशिपमेंट के तौर पर भारत के पोर्ट को यूज़ कर रहा था। बांग्लादेश का जितना भी निर्यात होता था वो भारत से ही होता था, कहीं भी जाता था, लेकिन भारत के बंदरगाहों से होता था। लेकिन बांग्लादेश की जो बढ़ती हरकतें हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, उसके कारण हमने सर्कुलर जारी कर दिया, भाई अब आप यहाँ से व्यापार नहीं कर पाओगे। इससे बांग्लादेश परेशान है और परेशान होकर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। इस फैसले के तहत बांग्लादेशी माल अब भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों LCS से होकर भारत के किसी भी बंदरगाह एयरपोर्ट से तीसरे देश नहीं जा सकता है। तो ये अप्रैल से बांग्लादेश थोड़ा सा परेशान है, और परेशान क्यों है मैंने आपको वजह बता दी है। बांग्लादेश से जूट खरीद सकता है पाकिस्तान। बैठक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। फिलहाल भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट खरीदार है।
भारत ने 2023 में करीब $95 मिलियन का जूट आयात किया था। हालांकि भारत ने अगस्त में बांग्लादेश में जूट उत्पादों के बंदरगाहों से आने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत ने कहा था कि बांग्लादेश की सब्सिडी से भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है। जूट पर सब्सिडी बांग्लादेश देता है, उससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको लॉस हो रहा है। अब इनसे ही पूरी इकोनॉमी चल रही है और अगर वही नहीं होगा एक्सपोर्ट तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये भी एक परेशानी की वजह है। इसके बाद से जुलाई 2025 में बांग्लादेश की जूट निर्यात की कमाई घटकर $12.9 मिलियन से सिर्फ $3.4 मिलियन रह गई। जिनको $12.9 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा था जूट से, अब वो $3.4 मिलियन पर रह गया है, ध्यान रखिएगा। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारत से धागा यार्न इंपोर्ट बंद कर दिया है और लैंड पोर्ट जैसे बेनापुल, भोमरा, सोन मस्जिद, बगलबंधा और बुरीमारी से इंपोर्ट रोक दिया है। ये भी अब भारत से धागा इंपोर्ट करना इन्होंने बंद कर दिया है। धागा क्यों चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश आपको पता है सबसे बड़ा टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे ज़्यादा कपड़े बांग्लादेश में ही बनते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोग देखते हैं। तो अभी व्यापार को लेकर टेंशन चल रहे हैं। ये एक और नया समीकरण हमको साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है। क्या एक और नया कोल्ड वॉर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइएगा, ठीक है। सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन JEC किस विषय से संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश के आर्थिक मतभेद पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक अवसर बन सकते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये आंसर राइटिंग करके आपको देखनी है। जियोपॉलिटिक्स IR में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा अक्टूबर बैच है। फाउंडेशन दिवाली एक्सटेंडेड सेल का ऑफर अभी भी चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं GRS लाइव कोड के थ्रू। ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसको यूज़ कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे हासिल कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, आपकी प्रिपरेशन को मेरे साथ बेहतर करें। ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं अपने वैल्यूबल फीडबैक जरूर दिया करें। देखो वो लोग जरूर फीडबैक देते हैं जिनकी फीडबैक की नीड नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं। आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स के बाद एक वीडियो आपके सामने आता है। जिनको प्रेज करना चाहिए वो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं है वो जरूर कमेंट करके जाते हैं, ये तो मैंने अक्सर देखा है। तो आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फीडबैक हमको जरूर दें। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।